रात के 2 बज रहे हैं। राहुल अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा है। बाहर की गली में सन्नाटा पसरा हुआ है, कोई हलचल नहीं है। उसके दाहिने हाथ की पकड़ लोहे की रॉड पर कसती जा रही है। धातु की सतह ठंडी और खुरदरी है। उसके हाथ की मांसपेशियां खिंची हुई हैं और उंगलियां लोहे के मुड़े हुए हिस्से पर दबाव डाल रही हैं। राहुल अपनी सांस रोककर खिड़की के शीशे से सामने वाले घर की ओर देख रहा है। वहां का मुख्य दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ है। एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आता है, लेकिन राहुल टस से मस नहीं होता। उसकी नजरें उस खुले हुए दरवाजे की दरार पर टिकी हैं। वह बार बार अपनी हथेलियों को रॉड पर बदल रहा है। कमरे के अंदर की घड़ी टिक टिक कर रही है। राहुल के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं, लेकिन वह उन्हें पोंछता नहीं है। वह पूरी तरह से उस सामने वाले दरवाजे की ओर केंद्रित है। सन्नाटे में केवल उसके अपने भारी सांस लेने की आवाज गूंज रही है। वह रॉड को अपनी छाती के करीब लाता है। उसकी उंगलियों के पोर सफेद पड़ गए हैं, समय जैसे ठहर गया है। वह अभी भी खिड़की की ओट में खड़ा है, सामने वाले घर के भीतर किसी भी हलचल की प्रतीक्षा कर रहा है। राहुल ने खिड़की से हटने का निर्णय लिया। वह धीरे से अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। कब्जे से निकलने वाली हल्की चरमराहट को रोकने के लिए उसने हैंडल को मजबूती से थाम रखा है। वह गलियारे में कदम रखता है। फर्श की लकड़ी उसके पैरों के नीचे दबी हुई आवाज करती है। वह अपनी गति को नियंत्रित करता है, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा है। घर से बाहर निकलते ही रात की ठंडी हवा सीधे उसके चेहरे पर लगती है। वह सामने वाले घर की ओर बढ़ता है। सीढ़ियों पर चढ़ते ही उसकी नजर ऊपर की ओर उठती है। वहां विकास खड़ा है। विकास उसे देखते ही रुक जाता है। अंधेरे में विकास की आंखें चमकती हैं। जैसे ही राहुल और करीब आता है, विकास के चेहरे की मांसपेशियां तन जाती हैं। वह अपनी जगह से हिलता नहीं है। विकास के गले से एक तीखी और अभद्र गाली सुनाई देती है, जो सन्नाटे को चीर देती है। वह अपना हाथ उठाकर राहुल को रोकने का इशारा करता है। राहुल के कदम ठिठक जाते हैं। दोनों के बीच की दूरी अब कुछ ही फीट रह गई है। हवा में तनाव इतना घना है कि सांस लेना भारी लग रहा है। विकास फिर से चिल्लाता है। इस बार उसकी आवाज में धमकी का स्वर स्पष्ट है। राहुल अपनी रॉड पर पकड़ मजबूत करता है। उसका शरीर एक स्प्रिंग की तरह खिंच गया है। दोनों एक दूसरे को घूर रहे हैं। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। गाली सुनते ही राहुल का धैर्य जवाब दे जाता है। वह एक झटके में आगे की ओर झुकता है। विकास कुछ समझ पाता उससे पहले ही राहुल के हाथ में मौजूद लोहे की रॉड हवा को चीरते हुए ऊपर उठती है। रॉड पूरी ताकत के साथ विकास के सिर के ऊपरी हिस्से से टकराती है। एक भारी और खोखली गूंज सीढ़ियों पर फैल जाती है। विकास की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसका शरीर बेजान होकर लड़खड़ाता है। वह अपना संतुलन खो बैठता है और पीछे की ओर झुकते हुए सीढ़ियों से लुढ़ककर फर्श पर जा गिरता है। उसका सिर पत्थर के फर्श से टकराता है, जिससे एक दबी हुई आवाज आती है। फर्श पर उसका शरीर एक बार झटके के साथ कांपता है और फिर पूरी तरह स्थिर हो जाता है। राहुल एक क्षण के लिए वहां खड़ा रहता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं। वह नीचे जमीन पर गिरे विकास की ओर नहीं देखता। वह तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरता है। उसके जूते फर्श पर तेज आवाज करते हैं। वह गलियारे से बाहर सड़क की ओर दौड़ता है। वह अपनी खड़ी कार तक पहुंचता है और झटके से दरवाजा खोलकर अंदर बैठ जाता है। चाबी घुमाते ही इंजन की दहाड़ सन्नाटे को तोड़ देती है। वह गियर बदलता है और टायर के रगड़ने की आवाज के साथ कार तेजी से आगे निकल जाती है। पीछे सड़क पर केवल सन्नाटा और विकास का शरीर रह जाता है। सुबह के 6 बजते ही सड़क का सन्नाटा पुलिस के सायरन की चीख से टूट गया। एक नीली बत्ती वाली गाड़ी तेजी से मोड़ काटकर घर के सामने आकर रुकती है। पुलिस अधिकारी तेजी से बाहर निकलते हैं और पूरे घर की घेराबंदी कर देते हैं। पीली टेप गलियारे के चारों ओर लगा दी जाती है। जांच अधिकारी अपनी टॉर्च जलाते हैं। वे धीरे धीरे उन सीढ़ियों पर चढ़ते हैं जहां विकास पड़ा था। फर्श पर
गाढ़े लाल रंग के धब्बे फैले हुए हैं। अधिकारी झुककर उन्हें करीब से देखते हैं। वे एक प्लास्टिक बैग निकालते हैं और फर्श के पास की एक छोटी सी खरोंच को चिह्नित करते हैं। अधिकारी ने विकास के सिर के घाव को देखा। उन्होंने दस्ताने पहने हुए अपने हाथों से घाव के किनारों की जांच की। घाव का आकार और गहराई स्पष्ट रूप से किसी भारी वस्तु के प्रहार की ओर इशारा कर रहे हैं। अधिकारी एक नोटबुक खोलते हैं और हर विवरण को कलम से दर्ज करते हैं। घटनास्थल का हर कोना अब पुलिस के नियंत्रण में है। वे फर्श पर बिखरे हुए धूल के कणों और विकास के शरीर की स्थिति को कैमरे में कैद कर रहे हैं। कानून की पकड़ धीरे धीरे मजबूत हो रही है। कमरे की हवा में अब केवल जांच का दबाव महसूस हो रहा है। अधिकारी का चेहरा गंभीर है। वे धीरे से सिर हिलाते हैं और अपने साथियों को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश देते हैं। जांच अधिकारी मुख्य सड़क के कोने पर लगे सीसीटीवी कंट्रोल रूम पहुंचते हैं। वे कुर्सी खींचते हैं और स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं। माउस क्लिक की आवाज के साथ पुरानी फाइलें खुलती हैं। वे रात 2 बजे का समय सेट करते हैं। मॉनिटर पर धुंधली, काली और सफेद तस्वीरें तैरने लगती हैं। अधिकारी अपनी उंगली स्क्रीन पर टिकाते हैं। फुटेज में सामने वाला घर का दरवाजा धीरे से खुलता है। एक आकृति बाहर निकलती है। अधिकारी की नजरें उस पर जम जाती हैं। वे वीडियो को पॉज करते हैं और जूम बटन दबाते हैं। पिक्सेल फटने के बावजूद राहुल का चेहरा पहचान में आने लगता है। उसके दाहिने हाथ में रॉड का भारी सिरा चमक रहा है। वह गली की ओर सतर्क कदमों से बढ़ रहा है। अधिकारी फुटेज को आगे बढ़ाते हैं। राहुल का चलना, उसकी शारीरिक मुद्रा और रॉड पकड़ने का तरीका स्पष्ट रूप से दिख रहा है। यह दृश्य राहुल के उस दावे को पूरी तरह खत्म कर देता है जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया था। अधिकारी अपनी कुर्सी पीछे खिसकाते हैं और वायरलेस सेट उठाकर मुख्यालय को संदेश भेजते हैं। स्क्रीन पर राहुल की वह छवि जम गई है जो उसके झूठ की नींव को हिलाने के लिए काफी है। जांच की दिशा अब पूरी तरह बदल चुकी है। सबूत अब केवल फर्श पर नहीं बल्कि डिजिटल रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। जांच अधिकारी अपनी टीम के साथ राहुल के दरवाजे पर पहुंचते हैं। वे दरवाजा खटखटाते हैं। कोई जवाब नहीं मिलता। अधिकारी इशारा करते हैं और टीम दरवाजे को धकेलकर अंदर प्रवेश करती है। राहुल कोने में खड़ा कांप रहा है। अधिकारी उसे दीवार की तरफ मोड़ते हैं और हथकड़ी लगाते हैं। अब घर की तलाशी शुरू होती है। एक अधिकारी बेडरूम की अलमारी को जोर से खींचता है। कपड़े जमीन पर बिखर जाते हैं। वह हाथों में दस्ताने पहनकर हर कपड़े की जांच करता है। बिस्तर के नीचे एक पुराने संदूक को खोला जाता है। अंदर एक कपड़े की गठरी दबी हुई है। अधिकारी उसे बाहर खींचते हैं। गठरी को फर्श पर फैलाया जाता है। कपड़े का एक हिस्सा लाल रंग से सख्त हो चुका है। वे सबूतों को प्लास्टिक बैग में बंद करते हैं। राहुल की नजरें नीचे झुकी हुई हैं। अधिकारी उसे घर से बाहर ले जाते हैं। पुलिस वैन का दरवाजा खुलता है। राहुल को अंदर धकेला जाता है। सायरन की आवाज फिर से गूंजती है और गाड़ी तेजी से थाने की ओर निकल जाती है। घर के दरवाजे पर लगा ताला अब पूरी तरह बंद हो चुका है। अपराधी की पकड़ का यह क्षण इलाके में शांति वापस लाता है। न्याय की दिशा अब अदालत की ओर मुड़ रही है। सेशन कोर्ट का कमरा शांत है। न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठते हैं और लकड़ी के हथौड़े से मेज पर प्रहार करते हैं। कार्यवाही शुरू होती है। अभियोजन पक्ष के वकील अपनी फाइल खोलते हैं। वे मेज पर एक पारदर्शी प्लास्टिक बैग रखते हैं जिसमें वह भारी लोहे की रॉड बंद है। धातु की सतह पर जमी पुरानी जंग और सूखे निशान कोर्ट की रोशनी में चमकते हैं। वकील स्क्रीन चालू करते हैं। सीसीटीवी फुटेज फिर से चलने लगती है। वीडियो में राहुल के हर कदम और रॉड के प्रहार की गति को बार बार दिखाया जाता है। राहुल के वकील उठते हैं। वे दलील देते हैं कि यह पूर्व नियोजित नहीं बल्कि अचानक हुई झड़प थी। अभियोजन पक्ष के वकील तुरंत जवाब देते हैं। वे भारतीय न्याय संहिता की धारा 101 का संदर्भ देते हैं। वे रॉड की भारी बनावट
और सिर के घाव की गहराई की ओर इशारा करते हैं। ये साक्ष्य साबित करते हैं कि प्रहार का उद्देश्य जान लेना ही था। कोर्ट में वकीलों की आवाजों का उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। जज हर एक शब्द को बारीकी से नोट कर रहे हैं। मेडिकल रिपोर्ट के पन्नों को पलटने की आवाज गूंजती है। हर सबूत, हर गवाही और रॉड पर लगे निशान राहुल के अपराध को और गहरा कर रहे हैं। न्याय की प्रक्रिया अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। 法官放下手中的文件，他目光扫视法庭，随后抬起右手，沉重的木锤重重落在桌面上，发出清脆而决绝的响声。法庭内鸦雀无声。法官宣布判决，将判处被告终身监禁。法警上前，将手铐锁在被告的手腕上。金属碰撞声在空旷的房间里显得格外刺耳。被告被带离被告席，脚步声在木质地板上回荡，直至彻底消失在侧门外。法庭大门缓缓关闭，隔绝了内部的肃穆。镜头切换到街道，清晨的阳光洒在事发地点的台阶上，原本的血迹早已被清理干净，只剩下岁月的痕迹。行人们经过时，不自觉地加快了脚步。这一事件像一道裂痕，留在了城市的记忆中。法律的条文在这一刻化作了具体的行动，将暴力阻断在法庭的围墙之内。随着警笛声在远方渐行渐远，街道恢复了往日的平静。正义不再是抽象的词汇，它成了这片土地上沉默却坚固的规则。一切尘埃落定，法律执行了它的职责。而这一判决成为悬在所有暴力冲动之上的警钟。